Hello students, कैसे हो आप? Can you hear my sound? Am I audible? Yeah, good. I'm audible to you. Am I audible to you? Hello, hello, testing, check, check, check. Yeah, my frequency, the frequency of my voice is between 20 hertz to 20 kilohertz. Oh, I'm in the audible range. You can hear it. Now, if my frequency of my voice goes beyond 20 kilohertz, you'll not able to hear it. Okay, that is known as ultrasonic waves. If my frequency lies below 20 hertz, then also you're not able to hear me. Okay, this is known as infrasonic waves. Okay, so basically today we're going to talk about sound waves. Hello. Sound waves. Sound waves. Okay. So basically, whenever we hear a sound, okay, basically someone will have to disturb the medium, have to produce some, okay, energy, which will propagate. So basically, sound waves, we know this is a mechanical waves. What waves? This is a mechanical waves. We call it mechanical waves. What is a mechanical waves? It needs a medium, needs a medium to propagate. It needs a medium to propagate. What does it propagate? It propagates energy and momentum from one place to the other. Okay, so basically the energy to which the human ears are sensible, basically we call it to be a sound. ओके लेकिन जरूरी नहीं कि जो हम सुनते हैं वही साउंड है, ऐसे बहुत सारे साउंड है जो हम नहीं सुनते हैं. दूसरा जो क्रिएचर्स वगैरह है, बाकी जो एनिमल्स वगैरह है, जैसे मस्क्वीटो है, डॉग है, डॉग द वन हु बर्क्स, एंड बैट जो रात को निकालते हैं ना. ओके ओके सो दे कैन हियर those sounds which basically even they can hear those sounds which basically human cannot hear. Okay, so basically sound is a mechanical wave. It needs a medium to propagate. अगर तुम्हारा और मेरा बीच का मीडियम को खत्म कर दिया जाए, मैं चिल्लाते रहूंगा, you will see my hands and my lips are moving, but you will not hear anything. To me, to you all, I'll appear to be a deaf and dumb. Very good. चलो, so straight forward जाते हैं इसमें. तो हमें समझ में आया एनर्जी एंड मोमेंटम. अच्छा, साउंड वेव किसी एक मीडियम में प्रोपागेट होने के लिए उस मीडियम की अंदर कुछ प्रॉपर्टी होना जरूरी है, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं. तो अभी अभी मैंने कहा ओके, बेसिकली फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करके, किसके ऊपर डिपेंड करके? फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करके हम वेव्स को, साउंड वेव्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. सबसे पहला कैटेगरी जो मैं बोल रहा था, एम आई ऑडिबल, ये ऑडिबल वाला, AUDIBLE, ऑडिबल. ओके, और साउंड वेव. हम साउंड उसी को भी बोलते हैं जिसको हम सुनते हैं, इसको साउंड ही नहीं बोलते. अच्छा चलो, ओके, इज बेसिकली फर्स्ट वन इज व्हाट? ऑडिबल और साउंड वेव. इसका रेंज कितना है? 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज, यानी 2000 हर्ट्ज. नो नहीं सर, 2000 नहीं होते, 20,000. ओके फाइन, थैंक यू, यू आर पेइंग अटेंशन. इसका मतलब ये है. So this particular sound is basically generated by vibrating bodies. Vibrating, कौन सा vibrating body? Okay, tuning fork जब ये vibrate करेगा, string of a guitar जब ये vibrate करेगा, okay, your vocal cord. मालूम है ना, तुम्हारे अंदर एक कॉर्ड है जिसको हम वोकल कॉर्ड कहते हैं. हाँ, बायोलॉजी के स्टूडेंट तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे तुम लोग. चलो, तो अंदर क्या है? वोकल कॉर्ड है, उससे जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं. तो इसको प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेटिंग, ये किससे प्रोड्यूस होते हैं? इट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज.
वाइब्रेटिंग बॉडीज। ओके, एग्जाम्पल क्या बोलोगे, क्या दिया, स्ट्रिंग, लेकिन स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड होना चाहिए, स्ट्रिंग ऑफ ए गिटार, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, देखो मेम्ब्रेन जो आवाज प्रोड्यूस करते हैं, हाँ है ना, ढोल, क्या कहते हैं, ड्रम। ओके फाइन, ड्रम, ढोल, ड्रम। अच्छा जो भी बोलो, उसमें भी होते हैं ना। और एक है हम लोग का वोकल कॉर्ड, VOCAL, वोकल कॉर्ड, जिसे हम चिल्लाते हैं, बोलते हैं। ओके, टीचर्स लोग जिसके द्वारा हमें गाली देते हैं, कोई बात नहीं, वो दुआ है, गाली नहीं है। एक तो है तुम्हारा ऑडिबल, और इसको हम साउंड वेव भी कहते हैं। दूसरा है, ये सारा का सारा साउंड वेव है। ओके ओके, अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसीज, this basically the entire range of sound wave is basically divided into 3 categories. ये वाला number 1, number 2 infrasonic, infrasonic waves, ये हम सुनते नहीं है, इसका फ्रीक्वेंसी जो है ना लेस देन 20 हर्ट्ज से, लेस देन 20 हर्ट्ज से। ये कहाँ कब प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ से प्रोड्यूस होके, यहाँ पर जैसे हम लोग कहते हैं ड्यू टू अर्थक्वेक, हाँ कौन सा वेव प्रोड्यूस होते हैं, ड्यू टू अर्थक्वेक, सिस्मिक वेव्स कहते हैं ना, हाँ अर्थक्वेक की वजह से ये पार्टिकुलर आवाज प्रोड्यूस होते हैं। और ये ओशन वेव में भी प्रोड्यूस होते हैं, ओशन वेव में कुछ पार्ट है जो ऑडिबल है, कुछ पार्ट है जो ऑडिबल नहीं है। अच्छा एनीवे, तीसरा पॉइंट है, तीसरा टाइप ऑफ वेव्स है जिसको हम बोलेंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स। ओके, ये थोड़ा बहुत इस तरह से साउंड करते हैं जैसे हम लोग का ऑप्टिक्स में हम चले जाएंगे, विजिबल लाइट, VISI विजिबल। ओके, एक साइड में है अल्ट्रावायलेट और दूसरा साइड में कि लास्ट में जाके क्या है, रेड ना, विजिबल, लास्ट में जाके क्या है, रेड। इसका बाद कौन आता है, इंफ्रारेड, जो हम बेसिकली इंफ्रारेड। ओके, अल्ट्रावायलेट। ओके, इसके ऊपर भी हमें देखने को मुश्किल होता है, इसके नीचे भी हमें देखने को मुश्किल होता है। अच्छा चलो, इसका यहाँ जरूरत नहीं है, जस्ट एन आइडिया। सो जब हम इस अल्ट्रासोनिक वेव्स की बात करेंगे, इसमें फ्रीक्वेंसी कितना है, कितना होगा अभी, 20 to 20 हर्ट्ज बता दिया ना, तो इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। ओके, ह्यूमन एयर इसको सुनते नहीं, इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन मॉस्किटो, डॉग, ओके, बहुत सारे क्रिएचर्स है, उसमें बैट भी इंक्लूड है, हम जानते हैं रात को बैट चलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव से द्वारा, है ना। तो ओके, ये सब। सो फ्रीक्वेंसी, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, अल्ट्रासोनिक वेव्स का है, फिर ऑडिबल का है, फिर सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका है, ये इंफ्रासोनिक का है। तो अब मुझे बताओ इन तीनों में से किसका स्पीड सबसे ज्यादा होगा, एयर में किसका स्पीड सबसे ज्यादा होगा, बोलो बोलो बोलो। इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, किसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा सर, हाँ बोलो। एग्जैक्टली सर, ये हाँ बोलो बोलो। ये velocity of sound in a medium does not depend on frequency, is it? Yes, it doesn't depend on frequency. Its velocity is same. Like the way speed of light in a medium does not depend on frequency. You go for different colors will have different wavelength, different frequency, but the speed in the medium in the vacuum is 3 to 10 to the power 8. Blue color का speed अलग नहीं होते हैं, X-rays का speed अलग नहीं होते हैं, okay? उनका frequency wavelength अलग अलग है, लेकिन speed in a given medium is same. Okay, okay, okay. तो हमें समझ में आया ये सारा का सारा जो वेव्स है इनका स्पीड इन एयर इज गोइंग टू बी द सेम डिपेंडिंग ऑन द सेम मीडियम, अनलेस until we do not change the medium the speeds are not going to change. So this speed is approximately, sound कितना होता है approximately 332। अच्छा, ये किताबों में वेरी कर सकते हैं, 332 बेसिकली हम 332 to 340 कंसीडर इन बिटवीन कंसीडर कर लेते हैं। ओके, अब स्पीड हमें मालूम हो गया, फ्रीक्वेंसी हमें मालूम है, किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए हम लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं।
अच्छा चलो, ये हो गया साउंड वेव के बारे में लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शंस। हम आगे चलते हैं। इसमें इस पार्टिकुलर लेक्चर्स में मुझे तुम्हें समझाना है, तुम्हें समझ में आता है सब कुछ मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हें समझाना है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड उसका एक पार्टिकुलर मीडियम में किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं। चलो क्विकली वहां चले जाते हैं, सारा का सारा डायग्राम्स को हम क्लियर कर देते हैं। सो यहाँ पर आएगा मेनली जो पॉइंट हमें आज डिस्कस करना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए मीडियम, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए मीडियम। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए मीडियम अगर बोलेंगे तो जिस मीडियम में साउंड प्रोपागेट करेगा उस मीडियम का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता होना चाहिए कि वो मीडियम किस टाइप का होना चाहिए। इसीलिए उसके अंदर कुछ नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ नेसेसरी प्रॉपर्टी होना जरूरी है, नहीं तो उस मीडियम के अंदर साउंड वेव प्रोपागेट नहीं करेगा। उसमें कुछ नेसेसरी प्रॉपर्टीज है। ओके, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम जानते हैं साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव का मतलब देयर विल बी कंप्रेशन, देयर विल बी रेरफैक्शन, एक्सपांशन, फिर यहाँ पर कंप्रेशन है, ओके, फिर यहाँ पर एक्सपांशन है। सो ये जो पार्ट अभी कंप्रेस फॉर्म में है, वेरी नेक्स्ट मोमेंट में एक्सपांड हो जाएगा, और जो एक्सपांड पार्ट है वेरी नेक्स्ट मोमेंट में कंप्रेस हो जाएगा, और ये कंप्रेस पार्ट वेरी नेक्स्ट मोमेंट में एक्सपांड होगा, और ये एक्सपांड पार्ट वेरी नेक्स्ट मोमेंट में क्या हो जाएगा, कंप्रेस होगा। कंप्रेस होगा मतलब यहाँ का पार्टिकल्स विल गेट क्लोजर, और यहाँ का पार्टिकल आफ्टर गेटिंग क्लोजर दे विल गो अवे। तो किसी भी एक पार्टिकल को देखोगे, ये गो अवे, देन अगेन इट विल कम बैक, again it will go away, then again it will come back. So basically particles are oscillating in the direction of the wave. यहाँ पर ये होगा direction of propagation, ये होगा direction of propagation, and the particle is oscillating in the direction of propagation. इसको हम कहते हैं longitudinal, इसका मतलब नहीं बहुत लंबा है, okay, longitudinal waves, longitudinal waves, the waves in which the medium particles oscillate in the direction of propagation. तो उस जिस मीडियम में ये पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, यानी वेव अपना डिस्टरबेंस अपना हिसाब से चले जाएंगे। जैसे हम रिपल देखते हैं पानी में बाकेट में पानी था, एक बूंद पानी का गिरा दिया तो पूरा का पूरा सरफेस डिस्टर्ब हो गया, तो हम वहां देखते हैं सर्कुलर रिपल्स स्प्रेड वेरी स्मूथली निकाल के जाते रहते हैं। ओके, ये डिस्टर्बेंस चले जाते हैं, लेकिन मीडियम पार्टिकल अपनी जगह पर ऑसिलेट करते हुए रह जाते हैं। तो ये डिस्टरबेंस जो है, वेव जो है, एनर्जी जो है, वो एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफर होके चले जाएंगे। एक पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, जब एक पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, ये नेक्स्ट पार्टिकल को भी खींच के लेके जाएंगे। सो ये अपना जगह पर ऑसिलेट करेगा, नेक्स्ट पार्टिकल को भी ऑसिलेट करने के लिए मजबूर करेगा। यानी एक पार्टिकल से दूसरा पार्टिकल में एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर हो गया। एनर्जी बोलने से कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है ना पोटेंशियल एनर्जी है? इसमें दोनों एनर्जी होना पड़ेगा, जैसे कि स्प्रिंग मास सिस्टम में होते हैं। अगर मैं मास को कंसीडर नहीं करूंगा, सिर्फ स्प्रिंग कंसीडर करूंगा तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी आएगा। अगर मैं स्प्रिंग को कंसीडर नहीं करूंगा, सिर्फ मास का ऑसिलेशंस कंसीडर करूंगा, तो यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है ना। स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी आ जाते हैं, और क्योंकि स्प्रिंग को हम मासलेस एज्यूम करते हैं, और इस ब्लॉक के अंदर बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द ब्लॉक वी गेट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। ये छोटा छोटा पॉइंट को जानना जरूरी है, क्योंकि इसको एक साथ जानने से ही पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसीलिए नेसेसरी प्रॉपर्टी किसका, उस मीडियम का जिसमें वेलोसिटी साउंड मूव करेगा, उस मीडियम में क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है द मीडियम मस्ट बी इलास्टिक। उस मीडियम के अंदर इलास्टिसिटी होना जरूरी है, क्योंकि मीडियम पार्टिकल, ये जो मीडियम पार्टिकल है ना, ये जो मीडियम पार्टिकल है, कलर को बदल देते हैं, ये जो मीडियम पार्टिकल है, इसको सामने जाने के बाद दोबारा वापस आना पड़ेगा। ये कब होते हैं? जब एक स्प्रिंग मास सिस्टम में होते हैं, ब्लॉक चले जाते हैं। ओके, हमने इसको धक्का लगा दिया, उसमें हिट कर दिया, ये सामने की तरफ चले जाएंगे, फिर स्प्रिंग उसको दोबारा वापस लेके आएंगे, आ जाओ बेटा, स्प्रिंग उसको दोबारा लेके आ जाएंगे।
तो स्प्रिंग इज प्रोवाइडिंग ए इलास्टिक फोर्स जिसको हम बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। सो मीडियम में भी वही होना है कि सामने की तरफ गया, मैंने चिल्लाया, मेरे सामने जो एयर पार्टिकल्स था चले गए, दोबारा वापस नहीं आया, तो मुझे क्या करना पड़ा, फिर सामने की तरफ भागना पड़ेगा सांस लेने के लिए, नहीं तो मेरा मुंह के सामने ऑक्सीजन खत्म है, ओके, बेहोश होकर गिर जाएंगे वहां पर। तो जब मैं चिल्लाता हूं और जब मैं बोलता हूं, बकता हूं ना, बोलना पड़ता है, जब मैं बोलता हूं मेरा सामने वाला पार्टिकल्स आगे जाते हैं फिर पीछे आते हैं, आगे जाते हैं फिर पीछे आते हैं। सो मीडियम के अंदर इलास्टिसिटी होना बहुत जरूरी है, ओके। ये इलास्टिसिटी क्यों होना जरूरी है, ताकि पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन पर दोबारा वापस आ जाए, ओके, दोबारा वापस आए। दूसरी पॉइंट जो मीडियम के अंदर होना है, दूसरी पॉइंट जो मीडियम के अंदर होना है वो क्या है, इनर्शिया, मास, ओके, मास डेंसिटी। मीडियम मस्ट हैव इनर्शिया, मीडियम मस्ट हैव इनर्शिया, ओके। इस इनर्शिया की वजह से क्या होगा, मीडियम particles they will able to store energy, okay, they will able to store energy, okay। जैसे ये ब्लॉक, अगर इसके अंदर मास नहीं है तो इसके अंदर एनर्जी नहीं होगा, अगर इसके अंदर एनर्जी है, इसके अंदर अगर एनर्जी है, स्प्रिंग का साथ कनेक्टेड है, स्प्रिंग का साथ कनेक्टेड है, इसकी मेन पोजीशन पर इसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा क्योंकि स्पीड मैक्सिमम होगा, और एक्सट्रीम पोजीशन पर जाके इसका काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, ओके। और तीसरी पॉइंट, अनदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मीडियम का डेंसिटी यूनिफॉर्म होना जरूरी है, ओके। अगर मीडियम का डेंसिटी बदलते रहेंगे तो अलग अलग पॉइंट पर उसका वेलोसिटी भी बदलते रहेंगे, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल इन दोनों पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया, ये दो पार्टिकुलर कैरेक्टर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इससे आगे हम बढ़ते हैं और आगे इसको अच्छी तरह से जानने के लिए हम कोशिश करते हैं कि हाउ वेलोसिटी ऑफ साउंड विल डिपेंड ऑन दिस इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया। सो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, ये दो प्रॉपर्टी होना जरूरी है, ओके। सो इसीलिए जब साउंड वेव किसी एक मीडियम के थ्रू जाते हैं, मूव करते हैं, उस मीडियम के पार्टिकल्स को क्या करते हैं, वाइब्रेट कराते हैं, ओके। इसके अंदर से जाते हैं मीडियम पार्टिकल, वाइब्रेट करते हैं। तो मीडियम के अंदर, उस मीडियम के अंदर ये दोनों कैरेक्टर होना, ये दोनों प्रॉपर्टी होना बहुत जरूरी होते हैं। एक इलास्टिसिटी होना जरूरी है, इस इलास्टिसिटी की वजह से क्या होगा, इलास्टिसिटी जैसे स्प्रिंग वाला मैंने बोला था, इसकी वजह से क्या होगा, इलास्टिसिटी की वजह से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। इसमें क्या आएगा, इलास्टिसिटी होना जरूरी है सो दैट पोटेंशियल एनर्जी okay will be stored or may be stored, because of which potential energy may be stored, इसकी वजह से हम स्टोर कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरा इनर्शिया, इनर्शिया में हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, इनर्शिया इसका मतलब हम डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। मीडियम का एक मिनिमम रिक्वायर्ड डेंसिटी होना जरूरी है, डेंसिटी, लेकिन कौन सा डेंसिटी सर, एनर्जी डेंसिटी या कोई दूसरा डेंसिटी, और ये बेसिकली इसको हम स्पेसिफाई करेंगे जब इनर्शिया की बात करेंगे, हम मास डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। और मास डेंसिटी है, मास है, उसमें क्या होगा, इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी स्टोर होगा, सो दैट काइनेटिक एनर्जी में बी स्टोर्ड, ओके। ये दोनों पार्टिकुलर प्रॉपर्टी होना बहुत जरूरी है, ओके। इसी वजह से यहां से फाइनली वी गेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड। कहां से मिला एग्जैक्टली, जिनको निकालना था उसने निकाल लिया, तो हमें देखना था हमने देख लिया, ओके। सो उन लोगों ने बड़ा मेहनत का साथ काफी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो भी है उन लोगों ने किया, मैंने देखा नहीं, हाँ किताबों में पढ़ा है, ओके। जो भी हो, उन लोगों ने ये एग्जैक्टली इस कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंड करके velocity of sound in a medium, they considered it to be velocity of sound in a medium. They have considered it to be v is equal to square root of e by rho
मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं। इसमें ई है मॉडुलाई ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलाई ऑफ elasticity, and rho is the density of the medium. Rho is the density of the medium. इस हिसाब से रिलेशन को एस्टैब्लिश किया गया। ओके, हम इसको डायमेंशनली भी वेरीफाई कर सकते हैं। इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला डालो, डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला डालो, लेफ्ट हैंड का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, तो डायमेंशनली वेरीफाई हो जाएगा। ओके, लेकिन अभी V इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ E बाय रो, इससे हम कुछ एनालिसिस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस करते हैं। ओके, ये रिलेशन, टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट दिस इज हाउ दे हैव फाउंड द रिलेशंस, दे हैव कैलकुलेटेड द रिलेशंस और व्हाटएवर फ्रॉम ऑब्जर्वेशन दे हैव डन इट। ठीक है, तो इसके इस रिलेशन से आगे हम चलते हैं। तो फाइनली यहां पर हमें V मिला, V इज इक्वल टू इलास्टिसिटी बाय डेंसिटी, V इज इक्वल टू इलास्टिसिटी बाय डेंसिटी। ओके, इसमें कुछ है, काफी कुछ यहाँ पर डिस्कस करना हम लोग के लिए जरूरी है। अब इलास्टिसिटी क्या होगा, कौन सा आएगा, अगर ये गैसियस मीडियम है तो क्या होगा, अगर ये लिक्विड है तो क्या हम यूज करेंगे, अगर ये सॉलिड है तो हम क्या यूज करेंगे, राइट। तो इसमें एक पॉइंट हम बोल सकते हैं, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ओके, to understand the concept it may be important from an entrance point of view, may not be so important, but फिर भी बहुत जरूरी है जानना। ओके, अगर पूछा गया सॉलिड, एक है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैसेस, इन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा इलास्टिक है, तो हमें मालूम है सर दिस इज द मोस्ट मैक्सिमम है इसका इलास्टिसिटी, और ये गैसेस दिस इज लीस्ट इलास्टिक, LEST, करेक्शन कर लो, लीस्ट इलास्टिक, यानी इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस इज वेरी स्मॉल देन द इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड, एंड इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड इज वेरी स्मॉल देन इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड। इसीलिए ये होते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड। हाँ, डेंसिटी भी रोल प्ले करेगा, लेकिन रिलेटिवली ज्यादा बड़ा है। So velocity of sound in solids, हम बोलेंगे यहां से क्या आ जाएगा, मैक्सिमम, एंड इन गैसेस मिनिमम, इन गैसेस मिनिमम। इसलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड हम इस तरह से लिख सकते हैं। एग्जांपल कोई भी ले लो, जैसे किसी ने पूछा वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर इज मोर और स्टील इज मोर, velocity of sound in water and steel, which is bigger? तो हम obviously बोलेंगे speed in steel is bigger than the speed in water. Similarly, किसी ने पूछा velocity of sound वाटर में ज्यादा है न एयर में ज्यादा है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वाटर एयर, व्हिच इज मोर, व्हिच इज मोर। तो हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ स्पीड इन वाटर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ स्पीड इन एयर। ओहो, यहाँ पर हम एक चीज जानना हमारे लिए जरूरी है। ओके, इलास्टिसिटी की बात करते हुए सारे पॉइंट निकाल के आ गया। चलो एक पॉइंट यहाँ पर दिखाते हैं, ऑप्टिक्स, लाइट इज कमिंग फ्रॉम एयर टू वाटर, इसको यहाँ पर मेंशन कर देना बहुत जरूरी होगा। लाइट इज कमिंग फ्रॉम एयर टू वाटर, then what will happen, we know the bending of light towards the normal, r is smaller than I। क्यों बेंड होते हैं, क्योंकि स्पीड रिड्यूस होते हैं, और इसको हम कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर, इसको हम कहते हैं ऑप्टिकली रेयरर। ये किस में होते हैं, लाइट, ये कौन सा सिचुएशन में होते हैं, लाइट का केस में होते हैं, लाइट के केस में होते हैं।
अगर इसी सिचुएशन को हम यहां पर लाने के लिए कोशिश करते हैं, इसी सिचुएशन को हम साउंड में लाने के लिए कोशिश करते हैं, साउंड, इसी सिचुएशन को हम साउंड में देखने के लिए कोशिश करते हैं, तो साउंड में क्या होगा? साउंड इज कमिंग फ्रॉम एयर टू वाटर। जैसे यहाँ पर स्पीड रिड्यूस होते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? स्पीड रिड्यूस होगा ना इंक्रीज होगा? स्पीड इंक्रीज होगा, स्पीड इंक्रीज होगा, साउंड speed will increase. If you talk about bending, then it will bend away from the normal. Okay, so abhi in terms of sound wave, it has become rarer or it has become denser. यहाँ पर rarer और denser density के ऊपर depend करके नहीं होते हैं, वो ज्यादा denser होते हैं जिसमें स्पीड रिड्यूस होते हैं, और उसको rarer कहा जाता है जिसमें स्पीड इंक्रीज होते हैं। एक मीडियम और दूसरा मीडियम, दोनों के बीच में कंपैरिजन है, मीडियम 1 मीडियम 2। Okay, light is going from one medium to another medium. Okay, अगर V1 is greater than V2, हम बोलेंगे second medium is optically denser. Optically denser. अगर light is coming from the wave is sound wave is coming from medium 1 to medium 2, और हमने देखा V1 greater than V2, तो हम बोलेंगे V1 is okay rarer, V2 is denser. जहां पर स्पीड ज्यादा है, साउंड और उसमें कुछ फर्क नहीं। अगर लाइट में हमने देखा इन केस ऑफ वाटर एंड एयर, अगर मैं इसको एयर कहता हूं और इसको वाटर कहता हूं, तो मेरे लिए वाटर, अगर मैं लाइट को यूज करूंगा तो मैं बोलूंगा वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर। लेकिन अगर हम इसमें एयर रखते हैं और इसमें वाटर रखते हैं और हम साउंड को यूज करते हैं, तो हम बोलेंगे वाटर इज यहां पर रेयर है। ओके, acoustically rarer, ऑप्टिकली बोलेंगे तो यहाँ acoustically बोलेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ एयर हो जाएगा डेंसर मीडियम, वाटर हो जाएगा रेयर मीडियम। सो इस डिफरेंस को जानना हमारे लिए जरूरी है। ओके, सो यहाँ पर कौन सा क्या है इसको जानना बहुत जरूरी है। चलो आगे चलते हैं। इसका बाद दोबारा इस इक्वेशन पर हम आ जाते हैं। अभी हम बेसिकली बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर की बात करते हैं। ओके, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन, बेसिकली गैस में बात करते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस, इन गैसेस। ओके फाइन, वेरी गुड। सो V क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ E by rho. What is this E? हम जानते हैं ये मोडुलर वेलोसिटी है, और there are three types of modular velocity: Young's modulus, bulk modulus, and shear modulus. Young's modulus, bulk modulus, and shear modulus. Out of which the bulk modulus is basically associated with compression and expansion. है ना? bulk modulus हम कैसे लिखते हैं? B is equal to minus डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा V बाई V। याद करो इलास्टिसिटी डेल्टा V बाई V। ओके, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा V बाई V और डेल्टा P वाज द ओके तुम्हारा जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है ना, उसको स्ट्रेस कहा जाता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है ना, डेल्टा V। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू और B को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस V dP by dV, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बेसिकली फॉर गैसेस जब हम आएंगे, जब गैसेस की बात जब हम करेंगे, ओके, V को E को हम किससे रिप्लेस करेंगे? B बाल्क मॉडुलस से रिप्लेस करेंगे। ओके, E को हम किससे रिप्लेस करेंगे? बाल्क मॉडुलस से रिप्लेस करेंगे। अगर सॉलिड्स में जाएंगे, लिक्विड्स में जाएंगे, चलो लिक्विड्स के अंदर भी एक तुम्हारा कंप्रेशन और एक्सपांशन होगा। ओके, उसमें भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो हम लोग वेलोसिटी के बारे में बात किया, और गैसेस और लिक्विड्स हम लोग बाल्क मॉडुलस को लाएंगे। फिलहाल वी आर अंडर द हेडिंग ऑफ गैसेस। ओके, अभी इन अ गैस व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ बाल्क मॉडुलस? इन गैसेस वी बेसिकली टॉक अबाउट डिफरेंट प्रोसेसेस। ये सारा का सारा चीज हम लोग
इलास्टिसिटी में वी हैव टॉक्ड अबाउट, अगर याद है तो क्लासेस, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, ओके, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक सर, ओके, नो प्रॉब्लम, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, ओके। इसमें से दो वेरी वेरी क्लियर है। आइसोकोरिक बोलूंगा तो प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट का मतलब है डेल्टा पी जीरो। ये वाला देखो, ये वाला राइट कॉर्नर पे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर डेल्टा पी क्या है, ये कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर क्या है डेल्टा पी, लाल वाला देखो, ये डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या हो जाएगा, आइसोबैरिक में डेल्टा पी जीरो, यानी बी इज इक्वल टू जीरो फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। और आइसोकोरिक में डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, समथिंग इज जीरो, ये इनफाइनाइट हो जाएंगे। रह गया कौन सा, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। आइसोथर्मल प्रोसेस में B is nothing but equal to P and adiabatic process में this is gamma P। ओके, हम कैसे कर सकते हैं, मैं एक एग्जांपल तुम्हें दिखा देता हूँ, एडियाबैटिक वाला दिखा देता हूँ, आइसोथर्मल खुद ब खुद फॉलो हो जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में P V to the power gamma is equal to constant, इसको एक बार देखो, P V to the power gamma is equal to constant। हमें क्या चाहिए, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस का मतलब क्या है, बल्क मॉडुलस का मतलब है माइनस V dP by dt, यानी मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। चलो डिफरेंशिएट कर देते हैं। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, गामा v टू द पावर गामा माइनस 1, ओके, dv by dv इक्वल 1, प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट dp by dv, डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। क्या करोगे अभी इसमें, ऐसे करते हैं, गामा p v टू द पावर गामा माइनस 1, एक लाइन और लिखते हैं, इसमें लिखते हैं v टू द पावर, सॉरी, इसमें लिखते हैं v into v टू द पावर गामा माइनस 1 dp by dv इक्वल टू 0। मैं दोनों साइड से क्या करूंगा, मैं दोनों साइड से इस टर्म को और इस टर्म को मैं कैंसिल कर दूंगा, फिर मैं इस पार्ट को राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा, फिर उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में दिखाऊंगा। कितना बनेगा ये अगर मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊं, माइनस v dp by dv, ये कौन रह गया, गामा p। ये क्या है, ये बल्क मॉडुलस फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, अगर तुम्हें याद आ गया थोड़ा बहुत तो वेल एंड गुड, वी कैन कंटिन्यू विद दिस। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू गामा p, और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए b इज इक्वल टू p, वेयर p इज द प्रेशर, वेयर p इज द प्रेशर। चलो इस पार्ट को रब ऑफ कर देते हैं, इस पार्ट को हम रब ऑफ करते हैं। कट, ये हो गया, इसको हमने दिखा दिया। अब इस पार्ट को हम रब ऑफ कर देते हैं। तुम्हें लिखना है तो वीडियो को पॉज करके लिखो, ठीक है ना, हाँ वो तो तुम कर ही लोगे, कोई बात नहीं है। तो अब यहाँ पर आया हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर न्यूटन। न्यूटन साहब अपने हम लोग का जिंदगी को क्या बना दिया। चलिए, न्यूटन ने कहा कि द प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव in air is such a process in which the temperature remains constant. He said this is going to be an isothermal process, a very slow process. तो अगर इसको आइसोथर्मल एज्यूम किया, किसने एज्यूम किया, न्यूटन ने। क्या एज्यूम किया, प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव इन एयर टू बी आइसोथर्मल प्रोसेस। मैं फुल नहीं लिख रहा हूं, ओके, न्यूटन ने एज्यूम किया आइसोथर्मल प्रोसेस। तो बी की जगह में क्या आ जाएगा, प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब जब इसका वैल्यू को जब इवैल्यूएट करके देखा गया तो दिस पार्टिकुलर वैल्यू हैज टर्न्ड आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 280, स्लाइटली लेस, so you can write approximately 280 meter per second। क्या पाया गया, जब इसको P यूज किया B की जगह में, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है, B will be equal to P डाल दिया, और प्रेशर और डेंसिटी ऑफ द गैस कंसीडर करके जब स्पीड निकाला तो पाएगा कितना, 280, लेकिन एक्चुअल स्पीड कितना है, ओके, एक्चुअल स्पीड कितना है, 332। सो जो रिजल्ट पाया गया, दिस इज मच स्मॉलर देन द एक्चुअल स्पीड ऑफ साउंड। तो बोला गया कि इसमें कुछ गड़बड़ है। अच्छा, न्यूटन भी मिस्टेक करता है? तो हम लोग कौन सी खेत की मूली है, हम लोग का भी तो मिस्टेक होगा सर। हाँ करो करो, न्यूटन की तरह मत करो ना। न्यूटन के पास रिसोर्सेस नहीं था, तुम्हारे पास रिसोर्सेस है, उसका पास दिमाग था, हम लोग के पास थोड़ा कम है, कोई बात नहीं, बराबर हिसाब। चलो इसमें आगे मिस्टर लापालास,
लाप्लास बोलो या लाप्लास बोलो यार, एग्जाम में बोलना नहीं पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। लाप्लास आ गया, तो मिस्टर लाप्लास आके इसमें करेक्शन किया, उसको जाना जाता है लाप्लास करेक्शन। इसने कहा कि नहीं 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 नहीं, what नहीं, the velocity of sound wave in gases are a very quick process. It cannot be a slow process. It's a very quick process. It will be an adiabatic process. अगर adiabatic process है, ओके, इसने क्या कहा कि ये isothermal process नहीं है, ये adiabatic process। अगर adiabatic process है, then B को हम किससे रिप्लेस करेंगे, गामा P, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना बन जाएगा, इसका मतलब गामा P बाय रो। ये गामा क्या है नहीं मालूम, अल्फा बीटा गामा अल्फाबेट नहीं सर, इस गामा से हम क्या डिटरमाइन करते हैं, एटॉमिसिटी डिटरमाइन करते हैं। एटॉमिसिटी मोनोएटॉमिक है, डायटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है, व्हाट एटॉमिक है, लीनियर नॉन लीनियर कुछ भी हो, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का साथ इसका रिलेशन है। गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f KTG KTG। चलो ये गामा V इज इक्वल टू गामा P बाय रो। इसका बाद यूज करने के बाद दिस पार्टिकुलर वैल्यू, इससे जो वैल्यू मिलेगा थियोरेटिकल वैल्यू एंड प्रैक्टिकल वैल्यू, ओके, दे आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। सो इसको एक्सेप्ट किया गया कि ये होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए गैस, इन ए मीडियम, ओके, व्हिच इज गैसियस। ठीक है, तो इस हिसाब से तो हमने इसको पाया। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, इस बोर्ड को क्लियर करते हैं, एक दूसरी बोर्ड पर जाते हैं। तो हमें मिल गया वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस टू बी स्क्वायर ऑफ गामा P बाय रो, गामा P बाय रो। अभी अगर हम गैस इक्वेशन में चले जाते हैं, कुछ चीज में यही कर देता हूँ, गैस इक्वेशन में चले जाते हैं, वहां पर क्या है, PV इज इक्वल टू nRT, बाकी सिंबल हमें सबको मालूम है, वी हैव बिकम एक्सपर्ट। अब इसको हम मास से डिवाइड कर देते हैं। ये रिलेशन ऑफ कोर्स वी हैव ऑलरेडी डिराइव इट अर्लियर, केटीजी में हम डिराइव कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको एक दोबारा कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर वॉल्यूम बाय मास, वॉल्यूम बाय मास इज नथिंग बट 1 बाय डेंसिटी। देखो ये कैपिटल P है, ये रो है, हाँ इसमें स्लैंट है, इसमें तुम स्लाइड कर सकते हो, यहाँ स्लाइड मत करना, डायरेक्ट गिरोगे नीचे। अच्छा, मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज नथिंग बट मोलर मास। अच्छा, इसका मतलब सर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गामा P बाय रो को हम लिख सकते हैं गामा RT बाय okay, gamma RT by M, where gamma is it determines the atomicity Cp by Cv, ratio of Cp by Cv। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं factors on which velocity of sound depends। factors on which velocity of sound depends। उसमें सबसे पहला फैक्टर हम कंसीडर करते हैं प्रेशर, जो हम लोग ऊपर हमेशा रहते हैं, अपना दोस्त की तरह, अपना साया बन के रहते हैं। प्रेशर सर, वी आर अंडर प्रेशर, क्या करेंगे, एग्जाम नजदीक आ रहा है सर, घर वालों का प्रेशर, ना बोलने से भी प्रेशर, बोलने से भी प्रेशर, हर साइड से प्रेशर सर, ऊपर से भी नीचे से भी। ऊपर से एक तो प्रेशर है ही जन्म से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलो मजाक करे हो सर, देखेंगे दफ्तर बनने के बाद, डेंटिस्ट बनेंगे तो और अच्छी तरह से देखेंगे आपको। अच्छा कोई बात नहीं, मैं पहले तक ही कर लूंगा, तो मेरा स्टूडेंट था क्या। अच्छा चलो आगे चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्रेशर। Does velocity of sound in a gas depends on the pressure of the gas? Okay, एक गैस ले लिया, गैस ओके, इसका टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देते हैं, कांस्टेंट रख देते हैं। अब रह गया कौन सा, प्रेशर एंड डेंसिटी। अगर हम इस इक्वेशन की पर थोड़ा नजर डालें, फॉर अ गिवन गैस, फॉर अ गैस, हाँ फॉर
A gas, we are not comparing between different gases, we are talking about a gas. For a gas मोलिकुलर मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। R2 तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जुपिटर में जाके कोई फिजिक्स क्लास लेगा तो वहां पर भी R ही लेना पड़ेगा। अब इसमें अगर मैं टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दूं तो पूरा का पूरा राइट हैंड साइड क्या बन जाता है, कांस्टेंट। दिस बिकम्स इज इक्वल टू कांस्टेंट व्हेन T is कांस्टेंट। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो जाता है कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं। इसका मतलब अगर मैं इसको गामा से मल्टीप्लाई करूं, गामा इज द एटॉमिसिटी ऑफ ए गैस का एटॉमिसिटी टेम्परेचर का साथ वेरी होगा ना प्रेशर का साथ वेरी होगा। सर मोनोटॉमिक रहता है जब तक ये डिसोसिएट नहीं होता है। सर मोनोटॉमिक डिसोसिएट, ओ सॉरी आई वाज सपोज्ड टू टॉक अबाउट डायटोमिक डिसोसिएट हो सकता है ना, मोनोटॉमिक बन सकता है तो एटॉमिसिटी बदल जाएगा। अगर हम डिसोसिएशन की बात नहीं करेंगे, जैसे ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका एटॉमिसिटी चेंज नहीं होगा जब तक ये डिसोसिएट नहीं होगा। तो इसमें हम डाल देते हैं गामा। फॉर ए गिवन गैस गामा इज कांस्टेंट, गामा पी बाई रो इज कांस्टेंट कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसका स्क्वायर रूट ले लो, गामा पी बाई रो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ कांस्टेंट। सर स्क्वायर रूट ऑफ कांस्टेंट भी कांस्टेंट ही होता है ना। अच्छा चलो ये छोटा कांस्टेंट इसको लंबा कर देते हैं, CONSTANT, लंबा कांस्टेंट। अच्छा ये क्या है, व्हाट इज दिस, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस इज कांस्टेंट कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। प्रेशर बदलते नहीं है, प्रेशर नहीं बदलते सर, प्रेशर बदलते हैं लेकिन प्रेशर बदलने से भी ये वेलोसिटी ऑफ साउंड नहीं बदलते। सर कैसे, जैसे हमने ये पहले लाइन दोबारा दिखाता हूँ, हमने यहां से देखा वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट कब, ओके, जब टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी प्रेशर को चेंज करने से भी वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। कैसे सर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर P by rho is equal to कांस्टेंट। जैसे हम लिखते हैं ना PV is equal to कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फिर हम क्या बोलते हैं, that is P1 V1 is equal to P2 V2। क्या समझते हैं, ये समझते हैं कि प्रेशर को जब P2 बना देंगे वॉल्यूम V2 बन जाएगा, ताकि इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ P1 V1 एंड फाइनल प्रोडक्ट ऑफ P2 V2 will remain the same। इसका मतलब यही है, P1 को जब हम P2 बनाएंगे, ओके, इसका डेंसिटी ρ1 कितना बनेगा, ρ2 बनेगा। इस तरीके से, इन सच ए वे that P1 by ρ1 becomes equal to P2 by ρ2। एटॉमिसिटी बदलने वाला है नहीं। सो गामा P1 by ρ1 मल्टीप्लाई कर देते दोनों साइड को, गामा P2 by ρ2, गामा P2 ये खरा वाला है P2 by ρ2, फिर स्क्वायर रूट ले लो, एट प्रेशर P1 वेलोसिटी कितना था V1, एट प्रेशर P2 वेलोसिटी कितना हुआ V2। कौन सा बड़ा है सर, दोनों सेम है। आया समझ में। So at a given temperature, velocity of sound in a gas, in a given gas, is independent of pressure. First point चला गया, okay? Second point पे आते हैं, Number 2, how it depends on temperature. How velocity of sound depends on temperature. तो इन टर्म्स ऑफ अगर टेम्परेचर लिखेंगे, गामा नहीं आएगा इसमें, आएगा क्या, हाँ आएगा, तो गामा RT by M। तो इसमें देखेंगे गामा फॉर गिवन गैस गामा कांस्टेंट, फॉर गिवन गैस R ऐसे ही कांस्टेंट है, फॉर गिवन गैस M भी कांस्टेंट है। सो फॉर अ गिवन गैस वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। गर्मी में साउंड ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करता है, ठंडा में लगता है थोड़ा साउंड को भी मूव करने में दिक्कत होता है, जैसे हमें मूव करने में दिक्कत होता है। V, that is V1 by V2 is equal to square root of T1 by T2, directly proportional to the square root of temperature। ठीक है, जैसे कैसे करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं, a simple example, at what temperature velocity of sound in hydrogen becomes double its value at 0 डिग्री सेल्सियस, है ना क्या। अच्छा यानी क्या होना चाहिए, V2 should become equal to twice V1
है ना क्या? अच्छा, इसका मतलब V2 by V1 is equal to square root of T2 by T1. अच्छा, by equation V2 is equal to twice V1, यानी V2 by V1 is nothing but 2, which is square root of T2 by T1. अब स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दो, 4 times T1 is equal to T2. इसका मतलब T2 कितना हो गया सर? 4 into 0 40. सर ऐसे नहीं होते, अच्छा सॉरी 4 into T1 is 0 degree Celsius, 0 degree Celsius मतलब तो 73 केल्विन। यहाँ से तुम्हें मिल गया 4 3 12, 24 7 28, 29, 4 2 8, 10 केल्विन। अगर केल्विन पसंद नहीं है तो डिग्री सेल्सियस में लेके आओ। 892 minus 73 कितना हो गया? 19 degree Celsius. This is the temperature at which velocity of sound in hydrogen will become double its value at 0 degree Celsius. अच्छा, क्विकली बात कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट, कलर चेंज कर देते हैं। तीसरा पॉइंट किसके बारे में डिस्कस करेंगे? डेंसिटी। अब यहां पर हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ नॉट अ गिवन गैस बट डेंसिटी ऑफ डिफरेंट गैसेस। यहाँ पर एक गैस 1, यहाँ पर एक दूसरा गैस है, यहाँ पर एक तीसरा गैस है। तीनों गैस अलग अलग गैसेस है और तीनों में प्रेशर सेम रखा गया है, प्रेशर P। सो देयर डेंसिटीज आर सपोज ρ1, ρ2 एंड ρ3। ओके, अगर सारा का सारा गैस सब में प्रेशर सेम है, जिसमें डेंसिटी ज्यादा होगा उसमें स्पीड कम होगा। गामा P बाई रो पहले अपन बताते हैं, बाद में और एक पन बताएंगे, फिर आज सिर्फ डेंसिटी की टर्म्स बता रहे हैं। डेंसिटी ज्यादा तो वेलोसिटी कम, डेंसिटी ज्यादा तो वेलोसिटी कम। ओके, जैसे अगर फॉर सेम एटॉमिसिटी, अगर सबका एटॉमिसिटी, सबका गामा सेम है, for same atomicity velocity will be inversely proportional to square root of density for different gases having same atomicity, okay, for different gases with same atomicity। तो velocity कितना होगा? V will become equal to V is inversely proportional to square root of density. Agar if we consider atomicity, okay, for gases having for different atomicity, for different gases with different atomicity at constant pressure, V1 by V2 हो जाएगा square root of V1 के लिए होगा गामा 1 बाई P1, V2 के लिए होगा गामा 2 बाई P2। तो हमें एटॉमिसिटी को भी देखना पड़ेगा। ओके, ये हो गया सिचुएशन डेंसिटी का। इसको क्लियर करते हैं। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट आ गया, ह्यूमिडिटी। हाउ ह्यूमिडिटी अफेक्ट्स द वेलोसिटी ऑफ साउंड। हमें मालूम है पानी हम बॉईल करते हैं, पानी को बॉईल करते हैं। ओके, जब पानी बॉईल करते हैं, पानी ये वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। अब मुझे बताओ वेपर का डेंसिटी ज्यादा है और एयर का डेंसिटी ज्यादा है, किसका डेंसिटी ज्यादा है? ये वेपर का शॉर्ट। ओके, वेपर का डेंसिटी ज्यादा है ना, एयर का डेंसिटी ज्यादा है। और हम बोलेंगे वेपर से पहले पानी, वेपर कमिंग फ्रॉम वाटर बोलने से वी अंडरस्टैंड समथिंग हैवी ना, तो हम लोग अचानक मेंटली यहाँ चले जाते हैं, सर वेपर का डेंसिटी ज्यादा होगा, एयर का डेंसिटी, एयर ज्यादा हैवी है, एयर का डेंसिटी कम होगा, वेपर का डेंसिटी ज्यादा होगा। लेकिन हम देखते हैं किचन में जब मम्मी पानी बॉईल करते हैं हमें चाय पिलाने के लिए, ओके, कॉफी पिलाने के लिए, जब दूध बॉईल करते हैं, चाय पिलाने के लिए जब पानी बॉईल करते हैं, हम देखते हैं स्टीम निकालते हैं यहाँ से और क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद वापस आ जाते हैं ना, ग्राउंड में गिर जाते हैं क्योंकि बहुत हैवी होते हैं। सर नहीं, ये बाहर निकाल के चले जाते हैं वेंटिलेशन से, ऊपर क्यों जाते हैं? क्योंकि हल्का है। यानी डेंसिटी ऑफ वेपर विल बिकम स्मॉलर देन द डेंसिटी ऑफ एयर। तो मैं इसको ऐसे कहूंगा, डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर
is less than density of dry air. इसीलिए velocity of sound in humid air, यानी बारिश की बाद, okay, will be greater than velocity of sound in dry air. इसीलिए मानसून में चिड़िया की आवाज अच्छी तरह से सुनाई देते हैं। मानसून में चिड़िया की आवाज अच्छी तरह से सुनाई देते हैं, लेकिन विंटर में बिल्कुल सूखा सूखा रहते हैं, ऑटम, ओके, तो वहां साउंड क्लियर नहीं होते, ओके, तो यहाँ दूर की आवाज भी सुनाई देते। तो इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी भी हमें समझ में आ गया। और कौन सी पॉइंट, जैसे जैसे इफेक्ट ऑफ विंड वेलोसिटी, इफेक्ट ऑफ विंड वेलोसिटी, विंड का क्या इफेक्ट रहेगा? जैसे यहां एक आदमी है, ओके, राइट, और यहां पर एक आदमी है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, गाड़ी है, गाड़ी में कुछ है जो सुपरसोनिक स्पीड से जा सकते हैं, इट कैन मूव विद स्पीड मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड, 2 मैक। मैक जानते हो ना, मैक? हाँ सर जानते हैं, जिलेट का होता है मैक 1, मैक 2, मैक 3। चलो ये लड़का लोग का चीज है, ओके। मैक, यहां पर मैक क्या होता है ना, स्पीड ऑफ ए बॉडी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड। मैक 2 बोलने से हम ये समझेंगे कि इसका स्पीड, उस बॉडी का स्पीड 2 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। मैक 1 बोलने से हम समझेंगे उसका स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ साउंड। मैक 1, मैक 2, मैक 3, जैसे हम लोग का है ना मिसाइल्स वगैरह है ना, इंडिया और रशियन का एक कंबाइंड मिसाइल है ना, ब्रह्मोस, ओके, ब्रह्मोस कहां से आया? ओके, एक तो ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र के नाम लाया गया, और रसिया के रिवर का नाम लाया गया, दोनों का नाम कंबाइन करके इसको बनाया गया ब्रह्मोस, ठीक है ना। तो चलो डाइवर्ट नहीं होते, मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। तो अगर इसमें ये बताते हैं कि गाड़ी है, कहाँ गया, हाँ ये वाला, और यहां पर एक पैसेंजर है और मैं भी एक पैसेंजर हूं, आई एम टॉकिंग टू द पैसेंजर, और मेरा साउंड का जो स्पीड है 340 मीटर पर सेकेंड मेरा मुंह से निकाल के गया। लेकिन अगर इस गाड़ी का इस पार्टिकुलर जो भी हो जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं, अगर इसका स्पीड है 500 मीटर पर सेकेंड, तो मेरा सवाल ये है, क्या बी ए का आवाज को सुन पाएगा या नहीं? ओके, एज्यूमिंग, ओके, ये गाड़ी का ये जो भी है, इसका ये एयर के अंदर है और इसका पूरा खिड़की सब कुछ खुला हुआ है। अच्छा, इसको सोचो, इसके बारे में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। अच्छा, अब इफेक्ट ऑफ विंड और वेलोसिटी ऑफ साउंड ऐसे ही है जैसे नदी में एक स्विमर के ऊपर होते हैं। ये तालाब है, वाटर एट रेस्ट, पानी में कोई वेलोसिटी है नहीं, एक आदमी यहां से यहां जाना चाहते हैं तो आराम से जा सकेगा। तालाब, इसमें हम लोग आराम से पोंड में हम लोग आसानी से स्विम करते, ऐसे भी पहुंच गया। लेकिन अगर यही है बहते हुआ पानी है, दिस रिवर माइटी ब्रह्मपुत्र, मैंने जम लगाया, बी में मेरा दोस्त था, उसको बचाने के लिए जम लगाया, तो पानी ने बोला चलो मेरा साथ, पानी का सरफेस जा रहा था और उसी सरफेस के ऊपर मैं स्विम कर रहा था, तो पानी मुझे लेके चला जाएगा, हेल्प। तो मैं बी की जगह में जाके सी पहुंच जाऊंगा, इसको कहा जाएगा ड्रिफ्ट कॉज बाय वाटर करंट। उसी हिसाब से यहां पर भी होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड, इफेक्ट ऑफ साउंड, ओके। तो इसमें क्या होगा, जिस डायरेक्शन में, ओके, एयर फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन की तरफ, ओके, ड्रिफ्ट होगा, उस डायरेक्शन की तरफ क्या हो जाएगा, साउंड के ऊपर ड्रिफ्ट होगा। इसको थोड़ा अच्छी तरह से और समझते हैं, इसको ऐसे करते हैं, जैसे जब साउंड मूव करते हैं मीडियम में, जब साउंड मूव करते हैं मीडियम में, तो मीडियम मूव नहीं करते, पार्टिकल सिर्फ ऑसिलेट करते हैं अपना जगह पर अबाउट इट्स मीन पोजीशन,
लेकिन जब विंड आते हैं पूरा मीडियम को लेके चले जाते हैं, हवा जब आते हैं ना पूरा मीडियम को लेके चले जाते हैं, वहां से दूसरा मीडियम आ जाते हैं उसकी जगह पर। तो यहाँ पर डेफिनेटली जब विंड ब्लो होगा ये वेलोसिटी ऑफ साउंड के ऊपर इफेक्ट करेगा। मैं पहले इसको रब ऑफ कर देता हूँ। ओके, कैसे इफेक्ट करेगा इसको देख लेते हैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में। जैसे एज्यूम करते हैं इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में साउंड इज मूविंग इन दिस पार्टिकुलर डायरेक्शन, ओके, और wind is moving along this direction। चलो, wind is moving along this direction। इसको इसमें है velocity of sound, इस डायरेक्शन में है velocity of the wind। ये particular velocity of the wind w, ये एंगल है थीटा। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब wind आएगा then the velocity of the sound will be the, इस wind का एक component, the component of the wind which will be in the direction of sound, ये हो जाएगा VW cos थीटा, होगा ना, VW cos थीटा। इसीलिए ये जो component है this will take the medium forward, ओके, और sound तो है ही, जैसे एक swimmer पानी ये डायरेक्शन में जा रहा है, पानी ये डायरेक्शन में जा रहा है, और the man is swimming along this direction, then what will happen? Then what will happen? The velocity of the man as observed from the ground, velocity of the man will become his own velocity plus velocity of the river, velocity of the water, water will take him, okay? जैसे गाड़ी के अंदर होते हैं, गाड़ी जब चला गया तो आदमी वहां बैठा हुआ है, the sitting man will also appear to be moving at the speed of the car or speed of the bus। जब आदमी, फिर ये गाड़ी है, गाड़ी के अंदर एक आदमी खड़ा है और दूसरा आदमी इन द डायरेक्शन ऑफ द व्हीकल इज मूविंग, और हम बाहर से देख रहे हैं खड़ा होकर। सो जो आदमी खड़ा है उसका स्पीड विल बी सेम एज ऑब्जर्व बाय अस फ्रॉम द ग्राउंड। उसका स्पीड, जो आदमी खड़ा है उसका स्पीड विल अपीयर टू बी सेम एज द स्पीड ऑफ द कार, एंड द सेकंड मैन, उसका स्पीड क्या होगा, विल बी हिज स्पीड प्लस स्पीड ऑफ द कार। अगर उसका स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है और गाड़ी का स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है तो द फर्स्ट पर्सन, ओके, इसका स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड ही होगा, लेकिन सेकेंड पर्सन इसका स्पीड होगा 3 + 1 4 मीटर पर सेकेंड एज ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राउंड। उस हिसाब से होता है। तो इस पार्टिकुलर पॉइंट में क्या होगा, द वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द साउंड, हम बोलेंगे द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द विंड, रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस कंपोनेंट of velocity of wind in the direction of sound। This is the effect of wind on the velocity of sound। This is the effect of wind on the, okay, velocity of sound। और एक पॉइंट यहां पर है, मैं ऑलरेडी इसको बोल चुका हूं लेकिन दोबारा मैं रिपीट करता हूं। जैसे किसी ने पूछा कि, जैसे मैंने फ्रीक्वेंसी की बात बोल रहा था, ओके, वेलोसिटी ऑफ साउंड, डज इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी इन अ गिवन मीडियम? इन अ गिवन मीडियम इट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, नाइदर डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ। इन अ गिवन मीडियम, अगर मीडियम बदल जाएगा तो हाँ ये बदल सकता है, नहीं भी सकता है, बदल सकता है, इट में चेंज, ओके। सो इसीलिए साउंड ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ट्रेवल्स थ्रू ए गिवन मीडियम विथ ए गिवन वेलोसिटी, ओके। इसमें ये पॉइंट में ये लिखो, साउंड ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी इन ए गिवन मीडियम moves with same velocity। साउंड ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी, कोई भी फ्रीक्वेंसी वाला, गिवन फ्रीक्वेंसी इन ए गिवन मीडियम मूव्स विथ सेम वेलोसिटी। अनदर पॉइंट है, यहां पर हम कंपेयर कर लेते हैं। अभी हम केटीजी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। केटीजी में व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ आरएमएस वेलोसिटी? देखा लगता है जैसे 3p/ρ है ना, और स्क्वायर रूट ऑफ 3
RT by M. This is the RMS velocity of the gas. और velocity of sound in a gas is also identical to that. गामा आते हैं, गामा P by rho, और नहीं तो स्क्वायर रूट ऑफ गामा RT by M. तो इन दोनों के बीच में एक कंपैरिजन है, वेलोसिटी ऑफ साउंड बाय वेलोसिटी RMS वेलोसिटी ऑफ द गैस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इसमें आ जाएगा गामा, इसमें आ जाएगा 3. इस रिलेशन को याद रखना, इसका रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है. ओके सो इसके ऊपर क्वेश्चन हम करेंगे, इसके ऊपर हम क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे. ओके आप लोग भी ट्राई करो, उसके ऊपर हमको सेशन में मिलेंगे. वीडियो लंबा हो जाएगा, मुझे वीडियो को ज़्यादा लंबा करना नहीं है, तो यहाँ पर स्टॉप करते हैं. इसके आगे हम रिफ्लेक्शन एंड सुपरपोजिशन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन सुपरपोजिशन के ऊपर बात करेंगे. ओके एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर. ओके सो नेक्स्ट लेक्चर में बाकी सारा का सारा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे. फिलहाल इतना ही. ओके सी यू, एंजॉय.